स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरपिंग सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग सबसे इजी और बेस्ट टॉपिक को यूज़ करने वाले हैं। आज के लेक्चर में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। जिसमें हम लोग इस टॉपिक का यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रेशन में खास तौर पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ओके, ग्राफ कैसे बनता है वो सब कुछ ईजी है। मतलब आज का लेक्चर बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इसका यूज़ हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन, समटाइम्स एरिया, इस तरह से कुछ डिफरेंट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग इसको स्टडी करेंगे। फिलहाल उसका ग्राफ आपको बनाना चाहिए, जो कि हम लोग आज के लेक्चर में सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं ग्राफ बनाने से पहले कुछ बेसिक बात को अगर यूज़ करूँ जो आपको एक सिंबॉलिक मीनिंग में समझ में आएगा, फिर हम लोग आगे ग्राफ की तरफ स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखो यार, इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, पहले इसको आपको एज ए बेसिक वे में समझना है। जैसे मैं कहूँ कि अंदर कुछ नंबर लिखा है, लिखा है 2, कुछ भी आगे पीछे लिखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लिखा है 285, 3 नंबर से, ठीक है। बाहर मैं कुछ सिंबल लगा रहा हूँ, जस्ट लाइक ओके, जैसे लिखा है मैक्स 285। तो मैं पूछूँ कि मैथमेटिकल इसकी वैल्यू क्या आएगा। तो कुछ लोग जो एकेडमिक वाले हो गए उनको तो लगाओ कि यार ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं आज तक फिलहाल। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं देखा। लेकिन ये जेईई मेंस एडवांस में क्वेश्चंस इस तरह से बीच बीच में कई बार से कई सालों के बाद आता रहता है, ठीक है। क्या मतलब इसका समझते हैं। जैसे लिखा है मैक्स, तो इस मैक्स का मतलब है कि ब्रैकेट्स में आपस में जो सबसे ज़्यादा होगा वही वैल्यू मैक्स कहलाएगा। मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। मैक्स का फुल फॉर्म है मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन आपको किताबों में, बुकों में आपको हमेशा सिर्फ मैक्स दिखेगा, ना कि मैक्सिमम पूरा लिखा हुआ, ठीक है। सिर्फ शॉर्टकट दिखेगा मैक्स, ठीक। दिस इज एक्स। तो मैक्स बताओ 285। तो बताओ इन तीनों नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सा है। तीनों नंबर में सबसे ज़्यादा कौन सा है। 8 है। आंसर हो गया, खत्म, ठीक। इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैक्स आप व्हाटएवर एनीथिंग, जैसे लिखूँ कि 3 - 1, मतलब इससे अंदर 2 नंबर है, इनमें आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो 2 नंबर पहुंच जाओ, उनको आपस में कंपेयर कर लो, कौन ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है। फिर जैसे मान लो मैक्स लिखा है -1 301, ठीक, इस तरह से। तो पूछूं कि अंदर ब्रैकेट्स में हमने 4 नंबर्स लिखे, इन 4 नंबर में आपको मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो 4 नंबर्स को देखो आपस में कौन बड़ा है सबसे ज़्यादा। इन चारों में कौन ज़्यादा है, सिर्फ 2 है। जैसे एग्जांपल दूँ, मैक्सिमम ऑफ सपोज √3 1 एंड माइनस का 2, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ √3 1 -2, मान लो 3 नंबर से। तो √3 की वैल्यू होता है 1.732। ये 1, ये -2 है, तो यार 1.7 थोड़ा ज़्यादा होता है 1 से भी और -2 से भी। तो इसलिए इसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, √3 के। मान लो कोई एग्जांपल है, कुछ चीज़ें डिवाइड में भी हो सकती हैं यार, ऐसी बात नहीं है। जैसे ये लिखा है, ठीक है। तो 3/2 1/2 0 1, तो मेरे में से 3/2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा, और 1.5 से बाकी के 3 नंबर छोटे हैं, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा फाइनल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह से मैंने कई सारे वैरायटी के एग्जांपल अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है। कुछ लोग को लग रहा होगा कि क्या सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं क्या। तो यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको कोई एग्जांपल दिया जाए एक समथिंग टाइप, मान लो कुछ इस तरह का, ठीक है। जैसे लिखा है -3 -2 -1, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं एकदम सीक्वेंस में सेट हो, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, ठीक। तो अब मेन बात वही है कि आपको ब्रैकेट्स के अंदर जाना है, बाहर देखना क्या लिखा है। तो बाहर लिखा है मैक्स, तो आपको ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को कलेक्ट करना है। तो इन तीनों में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है -1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैक्स का मीनिंग हम लोग समझे। अब यार ये बेसिक एग्जांपल देने का मेन मकसद ये है कि जो हम लोग आगे थ्योरी स्टडी करने वाले उनमें इन सारे मीनिंग का कोई ना कोई मतलब होगा। तो जैसे मैं आपके साथ कुछ शेयर करूँ एक लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं। जैसे यार मैक्स लिखा है, ये समथिंग लिखा है 3 3 3 3 और इसका पूछा गया मैक्स। तो यार ये तो तीनों आपस में इक्वल है, तो कौन दोनों तीनों ही आपस में एक दूसरे से बड़े हैं।
तीनों ही एक दूसरे के बराबर भी हैं, क्योंकि जब तीनों चीज़ सेम है तो मैक्सिमम वैल्यू वही खुद ही है, वही खुद ही इक्वल है, सब बराबर है आपस में, ठीक है। तो जब डाटा में सब कुछ आइडेंटिकल होता है तो वही आंसर हम लोग सेम टू सेम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कोई दूसरा नंबर है ही नहीं, मतलब इसलिए तीनों नंबर सेम थे तो इसलिए एक इसका हिस्सा हमने लिख लिया, ठीक। हाँ, कोई अगर कम होता तो हम लोग वहाँ पे जज कर लेते। जैसे मान लो ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे ये लिखा है मैक्स ऑफ 2 2 -1 1 0, तो देख सकते हो इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, तो वो 2 है, तो कुल लोग 2 बार लिख देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसकी वैल्यू हमेशा एग्जैक्टली एक समय पे एक ही आता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे चाहे जितनी बार रिपीट करें है तो सब में से ज़्यादा ही ना 2 की वैल्यू, तो इसलिए 2 हमने लिख दिया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने साइड में दिया है, इसलिए क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, ठीक। यानी आइडेंटिकल होगा तो कोई एक लिख लो, और अंदर आइडेंटिकल भी है, कुछ डिस्टिंक्ट भी है, तो जो उनमें सबसे ज़्यादा हो वो आपको लिख लेना है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमम के मीनिंग को फिनिश किया। तो देखा जाए तो ये जो एग्जांपल दिया हूँ यार, ये ब्रैकेट्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ थे खास तौर पे, ये सारे नंबर है, ठीक है, सारे नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें समथिंग टाइप, लिखना नहीं सिर्फ सुनना है, इसमें कहूँ कि यार इसमें कौन ज़्यादा है, या कुछ भी ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे सपोज दैट दिस, मैं पूछूं यार इसमें कौन ज़्यादा है, तो कुछ लोग को लग रहा है ओके एक्स क्यूब ज़्यादा है क्योंकि पावर 3 है, तो एक्स की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो पावर क्यूब करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, मान लो एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक, तो 2 का क्यूब 8 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो 8 कामा 4 में कौन ज़्यादा होगा, 8, यानी कि एक्स क्यूब होगा। अच्छा, लेकिन इसी एक्स की जगह पर अगर 1/2 रख दिया जाए तो ये आएगा 1/8, ये आएगा 1/4, तो 1/8 1/4 में 1/4 ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ज़्यादा है। इसका मतलब है इसको देखकर हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते एक समय पे कि इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इस तरह कॉन्सेप्ट के लिए कुछ रूल पढ़ना होता है जिसमें ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल टर्म्स होते हैं, ठीक। अगर प्योर कांस्टेंट टर्म है तब तो आपके लिए बहुत इजी है। तो अब हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो इस केस में जब वेरिएबल्स आपके ब्रैकेट्स के अंदर जो वेरिएबल्स है वो आपके चेंज होते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। तो इसका डायरेक्टली हम लोग ये नहीं कह सकते, मतलब ये दोनों कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैक्स का रिजल्ट देना है ना, तो नहीं आप ये कह सकते हो 100%, नहीं ये 100% कह सकते हो, ठीक, क्योंकि मैक्स की वैल्यू एक समय पे सिर्फ एक ही आता है। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कौन ज़्यादा है, तो इसलिए दोनों गलत है, ठीक। लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। तो जो आपको सिर्फ कॉपी करना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है जितना इस समय आपको दिख रहा है। तो इसको नोट करो। अब हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो कि ग्राफ में बनाने में काम आए, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग यहाँ पे जो रूल अभी सीख रहे थे उस पर बेस्ड हम लोग यहाँ पे अब थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें रूल है मैक्स fx कामा gx। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि मैक्स के अंदर अगर एक्स क्यू का मैक्स स्क्वायर होगा तो उस सिचुएशन में हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि एक्स क्यू के इक्वल है या फिर एक्स स्क्वायर के। इसी तरह से जब वेरिएबल्स अंदर होते हैं, ठीक, और उसके बाद लगा होगा मैक्स, तो एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन एग्जैक्ट बताने से पहले हमें यहाँ पे कंडीशन लिखना होगा। क्यों लिखना होगा, रीज़न क्या है, क्योंकि यार fx gx है तो x तो वेरिएबल है, तो पता नहीं कि ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। तो अब हमें यहाँ पे आपको 2 केस मान के लगाना होगा। कौन कौन सा, माने अगर इफ fx जो है वो बड़ा है gx से, ये मैंने माना अपनी तरफ से, यानी कि हमेशा 2 केस आपको सोचना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन हो 2 केस आपको हमेशा सोचना है। माना fx ग्रेटर है gx के रिस्पेक्ट में, fx ग्रेटर है gx के रिस्पेक्ट में, मतलब fx क्वांटिटी बड़ा हमने माना है। तो बताओ ये चीज़ हमने बड़ा लेट कर लिया वहाँ के हिसाब से, तो इसके रिजल्ट जो आएगा वो fx आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो छोटा लेट कर लिया कि fx छोटा है gx के रिस्पेक्ट में, यानी कि gx बड़ा हो गया इस समय, और आपको मैक्स का जवाब देना है तो gx हो गया। अब कुछ स्टूडेंट के मन में ये बात आ रही होगी कि अगर fx और gx, रिपीट fx और gx दोनों इक्वल हो गए तो ग्रेटर लेस के लिए तो बता दिया, लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए तो सिंपल सी बात है यार, दोनों इक्वल मतलब क्या है, जैसे 5 5, 3 3,
टू समथिंग टाइप का। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको कि जब सेम सेम होते हैं तो आइडेंटिकल कॉपी कर लिया जाता है, सब सारे सेम होते हैं सेम टू सेम कॉपी कर लिया जाता है, ये बताया था। तो इसलिए जब इक्वल होगा तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं अलग से कोई केस fx इक्वल टू gx का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हमने रूल बता दिया है कि मैक्स और अंदर दो वेरिएबल्स होते हैं तो हमेशा कंडीशंस बना के काम चलाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यानी हेडिंग डाला गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्स ऑफ समथिंग, ठीक है। ये आपको ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू मैक्स ऑफ fx कामा gx, दिस इज कॉमन। तो प्रोसेस है कि वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx, जो पहला होगा उसका अलग ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू gx अलग बनाएंगे, लेकिन दोनों ग्राफ किस एक्सिस पे होना चाहिए, ऑन द सेम एक्सिस। आपको एक्सिस सेम रखना है। अगर मान लो ग्राफ बनाना डिफिकल्ट है बाई चांस दोनों का, तो आप पहले का अलग बना सकते हो, दूसरे को अलग बना सकते हो, लास्ट में जाकर उसको सेम एक्सिस पे एक साथ ड्रॉ करने का प्रयास करना है। जैसे हम लोग याद करो एप्लीकेशन आप ग्राफ में किए थे, याद है, ओके। तो इस हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे वर्कआउट किया है। फिर क्या गया है, सेम एक्सिस। तो यहाँ तक तो बात सबको समझ में आती है कि दोनों को ग्राफ बनाएंगे और दोनों ग्राफ सेम एक्सिस पे ही बनना चाहिए। लेकिन जो अब आगे बात बोला गया है, ये थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि यार इसका क्या मतलब है। तो मैं इसका मतलब आपको इस ग्राफ के बगल में समझाना चाहूँगा। तो देखो, इसको मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा तो ज़्यादा फीलिंग आएगी, ठीक है, इस बात का। लेकिन उससे पहले यहाँ समझते हैं। तो देखो, वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। चलो भाई, हमने ब्लैक वाले से कोई ग्राफ बना लिया y इक्वल टू fx का, कुछ भी रैंडम ऐसे। gx, ब्लू वाले मार्कर से हमने gx का ग्राफ बना लिया, कुछ भी ऐसे, बस समझाना चाहता हूँ, ठीक है। और दोनों को सेम एक्सिस पे होना है, तो देख सकते हो y एक्सिस और x एक्सिस दोनों एक ही जगह पे हमने ग्राफ को बनाया है, एक ही एक्सिस पे, ठीक। अब ये कह रहा है कि एंड ऑलवेज एक्सेप्ट द अपर ऑन, एंड ऑलवेज एक्सेप्ट द अपर ऑन। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो आपको दोनों ग्राफ में जो सबसे आपस में बड़ा होगा, बड़ा इन द सेंस उस इंटरसेक्शन के पहले आपको देखना है कि ऊपर कौन है और नीचे कौन है। तो जो सबसे एबव होगा, अपर बोला यहाँ पे देखो, अपर ऑन मतलब आपस में सबसे ऊपर होगा, वही आपका ग्राफ कहलाएगा किसका, मैक्स ऑफ fx इंटू gx। तो गाइस मैं अगर बात करूँ इस इंटरसेक्शन के पहले, तो इस इंटरसेक्शन से पहले बताओ ब्लू वाला बड़ा है या ब्लैक वाला, तो चेक करो। इंटरसेक्शन से पहले कौन सा बड़ा है, इस इंटरसेक्शन से पहले ब्लू नीचे गया है, ब्लैक वाला ऊपर गया है। और हमें क्या चाहिए, ऑलवेज एक्सेप्ट द अपर ऑन, जो आपस में सबसे बड़ा हो वही आपको एक्सेप्ट करना है। इसका मतलब ब्लैक वाला है। तो इतना पोर्शन हमने एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मतलब इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन तक कौन ऊपर है, इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन तक ब्लैक वाला या ब्लू वाला। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लू मार्कर एबव है, तो इसलिए एक्सेप्ट किया जाएगा एपर, ठीक है, एपर लाइक दिस। यानी कि बोला गया था ऑलवेज एक्सेप्ट द अपर ऑन। तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो सबसे अपर था, नहीं जो ऊपर था, वही हमने आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। रूल ये कह रहा है, ठीक है। अब बताओ इस इंटरसेक्शन के आगे क्या है, ब्लैक या ब्लू। इंटरसेक्शन के आगे कौन ऊपर है, तो अंडरस्टूड है fx का ग्राफ ऊपर है, तो ये ग्राफ बन जाएगा समथिंग टाइप का, ठीक। तो ये जो ग्राफ अब आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये ही ग्राफ हमारा कहलाएगा फाइनल किसका, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको, y इक्वल टू मैक्स fx कामा gx, ठीक है। तो ये फाइनल ग्राफ कहलाएगा y इक्वल टू मैक्स fx इंटू gx, जो इस समय आपको बोर्ड पे दिख रहा है। और ये ग्राफ क्या था, ये ग्राफ बनाने का प्रोसीजर है कि आपको पहला ग्राफ बनाना है, दूसरा भी बनाना है, लेकिन दोनों ग्राफ सेम एक्सिस पे होने चाहिए। उसके बाद जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों ग्राफ में जो सबसे एबव होगा आपस में, ओके, वही कहलाएगा मैक्स ऑफ fx कामा gx। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा फिर से,
इस बात को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ फिर से, ठीक है। ऑलवेज एक्सेप्ट द अपर ऑन का मतलब है इंटरसेक्शन से पहले जो चीज़ आपस में सबसे ऊपर होगा, इंटरसेक्शन से पहले जो चीज़ ऊपर होगा वही हमारा कहलाएगा अपर ऑन, ठीक है। अब इसे मैं बार बार यहाँ बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्शन में, यार क्या ज़रूरी है कि दोनों ग्राफ हमेशा इंटरसेक्ट ही करते हो? जैसे मान लो कोई दो ग्राफ इस तरह का है, सपोज करो, ठीक, कोई ग्राफ है इस तरह का, ब्लैक वाला मान लो fx है और ये वाला gx है, मान लो इंटरसेक्ट तो नहीं किया, तो इंटरसेक्शन से जो पहले बोल रहा हूँ तब तो वो बात यार यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो जो मेन पॉइंट से नॉट इंटरसेक्शन, इंपॉर्टेंट है कि उतने पोर्शन में कौन सा ग्राफ एबव है, ओके। तो जैसे इतने पोर्शन में तो ब्लैक वाला एबव था, तभी तो ये लिया है। तो जरूरी है कि हर जगह आपको इंटरसेक्शन ही मिले। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपस में जो सबसे ऊपर होगा वही ग्राफ एक्सेप्ट करेंगे हम लोग। तो जैसे मैं कहूँ कि ये ग्राफ अगर जनरल बनाया गया है इस चीज़ का, तो मैं पूछूं कि मैक्स का ग्राफ क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वाला हो जाएगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ यही वाला ऊपर था। तो ये ग्राफ कहलाएगा किसका? मैक्स ऑफ fx का gx। एक रैंडम बात बोल रहा था कि अगर इंटरसेक्शन नहीं करता तो क्या करेंगे, ठीक है। तो अब इसको नोट करो। अब हम लोग एक एग्जाम्पल सीखेंगे, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल किया जाएगा इस कॉन्सेप्ट पे, वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब बोलने से पहले हम लोग कुछ और बात कर लें, ज़्यादा बेटर है। कई बार क्या होता है यार एग्जाम में, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन लिखा है fx gx, हो सकता है कि 3 फंक्शंस हो, 4 फंक्शंस हो, 5 फंक्शंस हो, कई सारे फंक्शंस वहाँ पे इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, मे बी, ओके। तो हमने 2 बात के लिए तो पढ़ाया है, लेकिन अगर 3 पॉइंट्स होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, सारा डायलॉग सेम होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, एवरीथिंग सेम। जैसे मान लो यहाँ पे hx एक और होता, सपोज करो fx gx, और एक और होता है hx। सेम स्टेप्स, fs का बनाते हैं, gx का बनाते हैं, hx का बनाते हैं, और ये तीनों ग्राफ सेम एक्सिस बनता और ऑलवेज एक्सेप्ट करते जो आपस में सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें कई सारे हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 तक ही एग्जाम में आए हुए हैं, मैक्सिमम 3 तक ही आया अभी तक, ठीक है। 2 मिनिमम और मैक्सिमम 3 तक ही आया हुआ है। तो हम लोग इसने के बीच में सिर्फ बात करेंगे, लेकिन फंक्शन कितना भी टाइप हो सकता है, 4 फंक्शन, 6 फंक्शन, कितना भी टाइप वहाँ पे इन्वॉल्व करके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करो। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्स x कामा एक्स स्क्वायर, ठीक है, x कामा एक्स स्क्वायर। इसमें देख सकते हो 2 फंक्शन इन्वॉल्व है, एक का नाम x है, सेकंड का नाम एक्स स्क्वायर। तो अब मेथड आपको जो बताया गया सेम फॉलो करना है। आपको y इक्वल टू एक्स भी बनाना है एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को भी बनाना है इन द सेम एक्सिस, ठीक है। आपको एक्सिस सेम रखने, एक्सिस को नहीं चेंज करना, ठीक। यानी कि एक बार एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तरह ड्रॉ करेंगे, उसी में ग्राफ y इक्वल टू एक्स का भी बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देख सकते हो इस केसेस में आपको दोनों ग्राफ एज अ डायरेक्ट याद होगा फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर में कहीं ना कहीं। फिलहाल तो इस तरह ग्राफ हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो यार अब उसको याद दिलाने का काम अब तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ लिए अच्छे से। तो अब मैं इसको डायरेक्ट बनाना ही चाहूँगा एक्चुअल। तो देखो यार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना लो आप पहले। ये पैराबोला शेप होता है, आई होप आपको याद होगा, ठीक। अच्छा, y इक्वल टू एक्स की लाइन ड्रॉ करें। तो ये रहा y इक्वल टू एक्स की लाइन। मैं थोड़ा इसको ब्लू मार्कर से बनाना चाहूँगा, थोड़ा फील आएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है घटना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने काम किया यहाँ पे, दिस इज और जी। तो यार ये जो ग्राफ हमने अभी आपके सामने बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ y इक्वल टू एक्स का ये है ब्लू वाला, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है ब्लैक वाला, ठीक। तो इस तरह से 2 ग्राफ हमने बना लिए। अब क्वेश्चंस कहता है कि अगर आपको मैक्स का ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो वो समय आ गया ग्राफ बनाने का, ठीक है। आइए देखते हैं क्या किया जाए, बताओ। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पहले कौन सा एबव है? एबव क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैक्स लगा हुआ है। तो आपस में कौन बड़ा है? तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाला बड़ा है, तो सिर्फ ये वाला बनाया है अंडर दिस रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन से पहले सिर्फ ब्लैक वाला ही ऊपर आता था, ठीक है।
अब बताओ इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन के बीच में कौन सबसे ऊपर है, दिस टू दिस। तो अब देख सकते हो यहाँ पे ब्लू मार्कर वाला, तो ये रहा ब्लू, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से सीधा सीधा बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस इंटरसेक्शन के आगे कौन बड़ा है, इंटरसेक्शन के आगे, तो अब देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक वाला बड़ा है, ये रहा आपका ब्लैक वाला ग्राफ, ठीक। तो ये जो ग्राफ आपको इस समय बोर्ड पे दिख रहा है, ये ग्राफ आपको अपने क्वेश्चंस का बना है। अपने क्वेश्चन बोले तो मैक्स ऑफ एक्स कामा एक्स स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्स कामा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे यार ये तो ग्राफ के हिसाब से काम हो गया, लेकिन जब बात करेंगे हम लोग इसके इंटरसेक्शन पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन में काम आएगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का माहौल रहेगा। जैसे मैं यहाँ लिख के आपको सिर्फ एक एग्जांपल थ्रू बता रहा हूँ, कुछ भी लिख सकता है, ऐसी बात नहीं कि ये लिखेगा। जैसे लिखा होगा मैक्स एक्स का मैक्स स्क्वायर -1 कामा 5, -1 से लेकर 5 तक आपको इंटीग्रेट करना है मैक्सिमम एक्स का मैक्स स्क्वायर। तो आपको ग्राफ बनाना अगर आता भी है, लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन नहीं लिख पा रहे हो तो भी आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट इंटरसेक्शन ये कहाँ कहाँ होते हैं ये भी हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो भी हम लोग लिखते हैं, देखते हैं कि ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये क्या है, तो वो सब कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो ये सिर्फ लिखा जा रहा है फ्यूचर के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि यार इनके इंटरसेक्शन कैसे लिखे जाए। तो यार इंटरसेक्शन ये तो कॉमन सी बात है। अब बताओ ये इंटरसेक्शन किसका किसका है, एक्स स्क्वायर का, ये ग्राफ किसका एक्स स्क्वायर का है ना, और ये एक्स का है। तो आपको मैथमेटिकली यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इनको आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं कि कितना आंसर आता है। तो यस यहाँ पे x की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक x की वैल्यू 0 आएगा और x की वैल्यू 1 आएगा। तो 0 तो यही मिल गया x की वैल्यू, क्योंकि ओरिजिन ओके। तो x इक्वल टू 1 अगला इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा, इस जगह मिलेगा। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये रहा आपका x का जो कोऑर्डिनेट्स होगा लाइक दिस, ये हो जाएगा आपका 1। तो दो इंटरसेक्शन देख सकते हो आया है 0 एंड 1। तो ये चीज़ हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने से ही आए, ठीक है। तो आप इसको नोट करो। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो कि पिछला एग्जाम्पल हमने ग्राफ आपको बना दिखाया है, उस ग्राफ को देखकर कुछ पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, जो कि यही सब पॉइंट्स हमें काम आएगा किसी अनदर चैप्टर्स में, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या देखते हैं यहाँ पे। तो जैसे यार हमने आपको जब चैप्टर को स्टार्ट किया था तो जो थ्योरी से पहले आप कुछ एग्जाम्पल दिया था, लास्ट एग्जाम्पल याद होगा आपको, मैंने कहा था इसमें आप गारंटी नहीं दे सकते कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है कौन सी मिनिमम है। तो सिचुएशन के हिसाब से गारंटी देते हैं। सिचुएशंस क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। ये तो 0 से पहले कौन सा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस पे अगर 0 से लेस की बात करें तो वो ग्राफ है किसका, एक्स स्क्वायर का। इसका मतलब है कि जब जब x नेगेटिव होगा तब तब इन दोनों में कौन क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ग्राफ से तो पता चल रहा है। ओके, x की वैल्यू अगर 0 से 1 ले लिया जाए, x की वैल्यू अगर 0 से 1 ले लिया जाए, 0 से 1 में, तो देख सकते हो रेड मार्कर है, और रेड मार्कर शायद स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, आप देख लो कॉपी में। ओके, अच्छा, अगर x की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा ले लिया जाए तो 1 या 1 से ज़्यादा, तो देख सकते हो 1 से ज़्यादा में जो ग्राफ की वैल्यू आ रहा है वो आपका एक्स स्क्वायर फिर से आ गया, ठीक है। यानी कि ये 3 पार्ट में हम लोग आंसर लिखने की आदत बनानी होगा, आगे चलकर काम आएगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले इसमें। कुछ लोग यहाँ पे क्लोज ओपन में कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखो यार, अगर यहाँ क्लोज लगाओगे तो आप यहाँ ओपन लगा सकते हो, मतलब किसी न किसी एक जगह क्लोज लगाना है, किसी एक जगह ओपन लगाना है, ये अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये नोट कर लो, ये हमारा कहलाएगा ग्राफ। तो बन गया था, ग्राफ तो आंसर हो चुका था, लेकिन इस तरह से लिखने की अब आपको आदत बनानी होगी। हम जितने भी एग्जाम्पल्स कराएंगे वहाँ पे हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, और ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस समझते हैं, ठीक है।
जैसे यार ये क्वेश्चन दे के आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन सॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक डायलॉग जो लिखा है दिस, इस बात को अगर चाहे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस तरह से लिख सकता है, जैसे मैं आपके सामने इस समय लिख रहा हूँ। पहले सिर्फ इंपॉर्टेंस समझो कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ सुनना है कहानी को। जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो यहाँ से लेकर इस वाले पॉइंट्स को, मतलब ये सब नहीं लिखा जाएगा, फाइंड के बाद ये लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब होगा कि y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाएंगे और 0 से लेकर 2 का पाई के बीच में ही ग्राफ बनाएंगे, जो कि यहाँ पे इसका डोमेन लिखा है, ठीक। जैसे एग्जांपल हो गया, हो सकता है कि एक क्वेश्चन ये ना बना कि ये पूछ दिया जाए कि फाइंड रेंज ऑफ मैक्स साइन एक्स कामा कॉस एक्स ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो जैसे एक क्वेश्चन ये भी बनाया जा सकता है कि इस फंक्शंस का आप रेंज बताओ अंडर 0 से 2 पाई, ठीक। अच्छा, थर्ड एग्जांपल ये बनाया जा सकता है कि क्या ये पार्ट 0 से 2 के पाई के बीच में क्या कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक। क्वेश्चन इस तरह बन सकते हैं। अच्छा, तो 3 क्वेश्चन हमने बोल दिया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है एग्जाम में आपके सामने कुछ इस तरह के अंदाज में क्वेश्चंस हो, ठीक। जैसे ये लिखा है कि मैक्सिमम ऑफ साइन कॉस इक्वल टू लेमडा हैज़ 3 रियल रूट्स। लेमडा की वैल्यू बताओ जब इसको सॉल्व करने से 3 रियल रूट्स आते हो। तो देख सकते हो गाइस, हम लोग ग्राफ में तो भले पढ़ रहे हैं ग्राफ बनाते कैसे हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपके पूरे अप्रॉक्स कैलकुलस में कहीं ना कहीं इस तरह के वैरायटी के एग्जाम्पल जेई एडवांस में खास तौर पे पूछे जा सकते हैं। मेंस में उसका कोई एक हिस्सा पूछा जा सकता है जो इजी वे में उनको लगता हो, ठीक है। बट इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं खास तौर में एडवांस में ही बनाए जाते हैं। एकेडमी में तो ये सारा टॉपिक है ही नहीं, तो आप एकेडमिक वाले हो तो ये आज का लेक्चर देखना ही आपके लिए बेकार है, ठीक है। तो सिर्फ वो देखें जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं एकेडमिक के साथ साथ, ओके। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन और भी बनाए जा सकते हैं, बट अभी कुछ चैप्टर पढ़ा नहीं गया है, इसलिए मैं ज़्यादा वेरिएशन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, चाहे ये एग्जाम्पल हो चाहिए, इन तीनों एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ग्राफ बनाना आता है तो अब बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनाए। ओके, सो नाउ स्टार्ट ग्राफ। वी फर्स्ट ड्रॉ y इक्वल टू साइन एक्स, ओके, एंड y इक्वल टू कॉस एक्स इन द सेम एक्सिस, ठीक है। आपको साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है, लेकिन दोनों ही आपके सेम एक्सिस पे होने चाहिए। और किस चीज़ के एक्स के बीच में? ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0, 2 पाई। आपको डोमेन दिया हुआ है एक्स की वैल्यू कि आप 0 से 2 पाई के बीच में ही आपको ग्राफ बनाना है मैक्स का, ठीक। यानी कि ये दोनों ग्राफ ड्रॉ करेंगे पहले इसके बीच में, फिर देखेंगे कि मैक्स का ग्राफ कैसे बनता है। चलो देखते भाई बनाते हैं कैसे बनने का। तो देखो, ये रहा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक। अब क्योंकि 0 पे भी क्लोज लगा तो यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, 2 पाई पे भी क्लोज है तो इसलिए यहाँ पे डॉट लगाया। ग्राफ इसके आगे भी जा सकता है, इसके पीछे भी, लेकिन आपको सिर्फ बनाना है किसके बीच में? 0 से 2 पाई के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस एक्स के ग्राफ का। तो यार ये चीज़ आप अच्छे से फील कर पाओगे अगर आप साइन एक्स के ग्राफ में कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हो तो। दिस इज पाई बाई 2 पाई 2 पाई एंड 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये पाई बाई 2 होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। अभी लिख नहीं रहा हूँ, एक रीज़न है। अब बताओ, साइन एक्स का और कॉस एक्स का रेंज सेम होता है, यानी 1 से स्टार्ट होगा ये भी समथिंग, ठीक है। क्या रीज़न है कि हम लोग ने इस ग्राफ को इससे पास कराया ज़बरदस्ती? बताओगे? क्योंकि इस ग्राफ में कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो पाई बाई 2 पे इंटरसेक्ट करता है। अगर आप कॉस एक्स का सेपरेट ग्राफ बना के देखो तो आपको याद भी होगा कोऑर्डिनेट्स, तो ये पाई बाई 2 है। अच्छा, पाई पे वैल्यू -1 होता है समथिंग, ओके। सो दिस इज वेरी मच क्लियर नाउ, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने आपको यहाँ पे बना के अच्छे से दिखा दिया, ठीक है। मैंने इन दोनों को लेवल सेम क्यों रखा अपनी तरफ से? क्योंकि दोनों का जो रेंज होता है वो -1 से लेकर 1 तक के बीच में होता है,
ठीक है, ये बात हमने यहाँ पे वर्कआउट कर लिया। अच्छा, तो सबसे पहले यार जो एग्जाम में काम वाला पॉइंट्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होता है कि आपको इंटरसेक्शन जरूर लिख लेना होता है। ठीक है, क्योंकि यार एग्जाम में एग्जैक्ट ग्राफ थोड़ी आएगा, वो तो हम आपको एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर ग्राफ पढ़ा रहे हैं। इसका इन्वॉल्व तो वो कॉन्टिन्यूटी में करा सकता है, डिफरेंशियबिलिटी में, एरिया में, नंबर ऑफ रूट्स में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कराएगा। तो इसलिए आपको हमेशा साथ साथ ग्राफ के चैप्टर्स में एक्स कोऑर्डिनेट लिखने की आदत बनानी होगी। ठीक है, अगर आप एक्स नहीं लिख पाओगे तो आपका आगे के क्वेश्चंस फिर सॉल्व नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है। तो यार ये इंटरसेक्शन शकल से दिख रहा है कि दो जगह पे कट कर रहा है एक दूसरे को, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। ठीक है, आप बताओ इनके इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इनको आपस में पहले सॉल्व करें, किसको किसको, y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। तो इनको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं भाई क्या आता है। तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस से डिवाइड कर दो तो साइन बटे कॉस हो जाएगा। साइन बटे कॉस का फॉर्मूला होता है tan x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ओके, अब बात करें आपको x की वैल्यू निकालना है किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में। ये तो कहा गया tan x की वैल्यू निकालो, x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो आप बताओ x की वैल्यू क्या आएगा, π/4। ये तो सबसे आसान होता है। और अरे यार सिंपल बात है, 0 से 2 पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों कवर कर रहा है। और tan x को पॉजिटिव सिर्फ कहाँ कहाँ होता है, एक फर्स्ट में होता है एक थर्ड में होता है। तो थर्ड के लिए आपको इसमें पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 5π/4। जिन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। 1 को लिख दें वो 10π/4, तो tan x इक्वल टू tan थीटा। आपको 11th में पढ़ाया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आप उस जगह से जाके लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे अगर लिखा होता -2 पाई से 2 पाई तो यार मैं भी हो सकता था इस तरह से जल्दी ना कर पाता, तो मैं उसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से ही फिर करता। लेकिन ये चीज़ें थोड़ा याद होता है लोगों को 0 से 2 पाई के बीच में, इसलिए मैंने भी डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, चलो भाई, यानी कि π/4 थोड़ा सा कम है तो ये पहला इंटरसेक्शन कहलाएगा और वो है 5π/4। तो ये जो इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है दिस, ये कहलाएगा आपका 5π/4। ठीक है, ओके। अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चंस का, इसका डायग्राम कैसे बनाएं। उससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो ताकि मैं इसी जगह पे बना के आपको सब कुछ दिखा सकूं। ठीक है, नोट कर लो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके ग्राफ का मैक्स आप साइन एक्स कॉस एक्स कैसे बनाएं। ये तो यार अपने जगह पे अलग अलग ग्राफ बनाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैक्स आप साइन एंड कॉस का ग्राफ बनाओ। ठीक है, देखो कैसे बनता है। ये तो इस इंटरसेक्शन के पहले कौन सा ग्राफ ऊपर है, इस इंटरसेक्शन से पहले ब्लैक वाला है ब्लू वाला, तो आप देख सकते हो सबसे ऊपर क्या लगा है, ब्लू। तो आप लाओगे कुछ इस अंदाज में, समथिंग टाइप। ठीक, बन गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस इंटरसेक्शन के बाद जो नेक्स्ट इंटरसेक्शन आया वो यहाँ पे, तो इनके बीच में जो ये पार्ट गया है ब्लैक वाला और ये नीचे से ब्लू गया है, तो इनके एबव में कौन सा पार्ट आ रहा है, ब्लैक वाला ग्राफ। ब्लैक बोले तो ये ग्राफ है आपका साइन एक्स का। ठीक, और ये इंटरसेक्शन हुआ है बाई चांस आपका किस जगह पे, 5π/4 पे। यार यही तो है 5π/4। अब इस इंटरसेक्शन से इस जगह पे कौन सा ग्राफ ऊपर है, इस इंटरसेक्शन से इस जगह तक, क्योंकि 2 पाई तक जाना है ना अपने को। तो ये ब्लू वाला मार्कर आपको एबव दिख रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक, इसलिए आपको इसके आगे ब्लू वाले ग्राफ को ले जाना है। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा अच्छे से। ये रहा आपका 2 पाई। ठीक है, ये सब इंटरसेक्शन हमने आपको निकाल के दिखाई दिया है। ठीक, ये आपका टॉप पॉइंट 1 होगा। यहाँ पे हमने शार्प टर्न बनाया है यार, एक रीजन है क्योंकि ये जो टर्न आप दिख रहा है ये थोड़ा शार्प टर्न ही बन रहा है लुक वाइज। ओके, इसलिए यहाँ थोड़ा हम शार्प टर्न बनाया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ दिखाया आपको। अब मैं बात करूँ इसके ग्राफ का, तो ग्राफ तो यार हमारा गाइज यहाँ पे एकदम 100% बन चुका है। कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी लिख लेते हैं, जैसे ये π/2 था,
ये वाला हिस्सा पाई है ब्लैक वाला, और ये आपका हिस्सा 3π/2 है दिस। ठीक है, तो मैंने कोऑर्डिनेट भी एक्स के लिख लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चंस के सिर्फ और सिर्फ ग्राफ की, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो ये ग्राफ है y = मैक्स ऑफ sin x, cos x। ठीक है, मैक्स ऑफ sin x, cos x। ठीक है, तो इतना ग्राफ हमने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। ओके, अब ग्राफ के अकॉर्डिंग तो काम हो चुका है। अब इसमें मैं खुद 1-2 क्वेश्चन अपने तरफ से एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखेंगे। तो ग्राफ का हिस्सा हमने बना के आपको दिखा दिया है। अब मैं अपने तरफ से आपको 2 क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स से रिलेटेड कुछ हम लोग नया क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सब कुछ लिखने से पहले अगर हम बात करें इस ग्राफ के मीनिंग का, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी लिखे थे लास्ट में। तो जैसे आज मैं आपसे बात करूं इस तरह से कुछ, तो मैं कहूं कि इफ x की वैल्यू कहां से कहां लें कि ये ब्लू वाला मार्कर आए, मतलब cos x की वैल्यू आए, तो बताओ 0 से π/4 के बीच में कौन ऊपर है? ये वाला ग्राफ cos x तो था, यानी x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा लिया जाए और π/4 से कम लिया जाए, तो इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? तो वो आएगा cos x का। आगे बढ़ते हैं। इफ π/4 से लेकर 5π/4, π/4 से लेकर 5π/4 तक की अगर बात करें, तब इसमें ग्राफ ये ब्लैक वाला है। ब्लैक वाला ग्राफ कॉपी में देखो, वो sin x का था। ठीक है, अच्छा 5π/4 से 2π तक की अगर बीच में बात करें, 5π/4 से लेकर 2π के बीच में बात करें अगर, दिस 2π, तो इनमें कौन ज़्यादा आया? फिर से ब्लू वाला मार्कर आया। ब्लू बोले तो यहाँ पे cos x का ग्राफ आया। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो इस तरह के पार्ट्स में दिया, खासतौर पे एडवांस में। ठीक है, ऐसे सवाल फिलहाल मेंस में तो नहीं पूछे जाते, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह ग्राफ में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस ग्राफ को रिलेटेड और क्या क्या नए नए 2 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम बात करेंगे एक नए क्वेश्चन का। मैंने क्वेश्चन का ये फंक्शन वाला पार्ट सेम लिखा है, क्योंकि बार बार ग्राफ बनाना पड़े, इसलिए मैंने ग्राफ को भी नहीं मिटाया। ठीक है, तो क्वेश्चन कहा गया फाइंड रेंज ऑफ f(x) = समथिंग। तो देख सकते हो इस क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं कि ग्राफ बनाओ। ओके, तो इसलिए क्वेश्चंस के टाइप्स आपको याद होने चाहिए कि ग्राफ में हमने किस तरह से टाइप के ग्राफ पढ़े हुए हैं। ठीक है, वो चीज़ें आप प्रैक्टिस से ही आएगी, डेली आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी याद हो सकता है। तो सबसे पहले हम f(x) = इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, ये बताओ ग्राफ का सबसे लोवेस्ट वैल्यू क्या है अकॉर्डिंग टू ग्राफ ऑफ मैक्स ऑफ sin x cos x? उन लोग को यहाँ पे शायद -1 नज़र आ रहा होगा, कॉपी में जाकर देखो, ये -1 नहीं था। ओके, -1 के लिए वो यहाँ पे आया था, अगर आपको सही से याद हो तो समथिंग। तो अगर अच्छा ठीक है, मान लो आपको लगता है कि मुझे अच्छे से नहीं पता है कि ये -1 है क्या है, तो ये तो कॉमन सेंस है यार। ये बताओ ये इंटरसेक्शन किसका किसका है? ये वाला जो जहाँ फिंगर रखा हो, तो ये इंटरसेक्शन है आपके sin x का और ये cos x का। सबसे अच्छा क्या है कि y = sin x ले दो, या आपकी इच्छा है cos x ले दो। किसी भी एक जगह पे, चाहे sin x या cos x, x जगह पे 5π/4 रख दो, किसी भी एक जगह पे, आपकी इच्छा ये है। फिलहाल मैं पहले वाले में रख देता हूँ, आप दोनों में रख के देख लेना यार, आंसर सेम आएगा। sin 5π/4 की जो वैल्यू होगा, इसको मैथमेटिकली हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये सब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो पढ़ा दिया गया। ठीक है, तो sin 180 + थीटा होता है माइनस का sin थीटा, sin π/4 के लिए √2 होता है 1 में, फाइनल आंसर आ जाएगा -1/√2। यानी कि ये जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू ग्राफ, वो आपका कहलाएगा -1/√2, और सबसे टॉप पॉइंट क्या है, वो तो 1 पे रुका है। ठीक, तो अब बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब किसका फंक्शन? f(x) का।
रेंज fx की वैल्यू होता है, डोमेन x की वैल्यू होता है। तो डोमेन आपको दिया था, तो डोमेन की वैल्यू रख रख के रेंज की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करता है, यही फंक्शन में रेंज का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो रेंज क्या आएगा, रेंज बिलोंग्स टू व्हाट। तो रेंज क्या होता है भाई, ग्राफ में देखो सबसे नीचे क्या है, क्योंकि रेंज हमेशा डाउन टू एबव जाते हैं, यानी बिलो टू एबव। ठीक है, तो सबसे नीचे वैल्यू क्या है, -1/√2 है। सबसे ऊपर क्या है, सबसे टॉप पे क्या है, 1 है। तो ये रहा इसका रेंज। थोड़ा सा स्टूडेंट को यहाँ कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा भी डिस्कशन कर ले। दोनों जगह मैंने क्लोज लगाया, क्यों लगाया अब बताओ। 1 कब आ रहा था 0 रखने पे, क्या 0 पे क्लोज है, बिल्कुल है। तो 0 पर अगर क्लोज है तो 1 कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 0 है, तो इसलिए 1 पे क्लोज लगाया। अच्छा, क्या 5π/4 इसके बीच में कहीं ना कहीं आता है, कॉमन सेंस यार, 0 से 2π के बीच में ग्राफ बनाया तो आ रहा होगा, तभी तो बनाया हो। तो 5π/4 के भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगा, आएगा मतलब क्लोज लगाएंगे, तो इसलिए क्लोज दोनों जगह लगाए। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह सिचुएशंस में हमने रेंज आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या होता है, इसी में एक क्वेश्चन इसी के अंदर बनाते हैं। मान लो यहाँ पे रेंज आपसे ना पूछ के, रेंज ना पूछ के अगर सीधे सीधे ये पूछता कि इस फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ। रेंज ना पूछ के सिर्फ ये दे के पूछता है कि इस फंक्शन का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो क्या करते। तो यहाँ देख सकते हो, मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू हो चाहे मैक्सिमम वैल्यू हो, वी फर्स्ट फाइंड रेंज, मैंने आपको आइडेंटिटी रेशियो में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको -1/√2 इस क्वेश्चन के हिसाब से मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, और ये जो 1 है वो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। तो देख सकते हो ग्राफ्स के हेल्प से हम लोगों ने रेंज भी निकाल लिया, रेंज के बाद मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं इसके थर्ड एग्जाम्पल्स की, जो कि ये सबसे बेस्ट होगा मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो पहले इसको नोट करो, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ध्यान रहे, इस एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग आपको ये ग्राफ एज इट इज़ बनाए रखना है। आपको ये एग्जाम्पल की हो फिर से ग्राफ बनाना इसी के साथ, ऐसा नहीं कि पहले ग्राफ पे सब कुछ अपने आप एडजस्ट हो जा रहा है, अलग से सेपरेट ग्राफ बनाना है। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लो। तो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से लिया हूँ, तो लिखा है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स मैक्सिमम ऑफ sin x, cos x इज इक्वल टू लैम्डा ऑन x बिलोंग्स टू 0 से 2π। ठीक है, ऑन x बिलोंग्स टू 0 से 2π डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा। गाइज अगर आप जाकर ध्यान से देखो तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहला क्वेश्चंस इसी फॉर्मेट का कराया है। ठीक है, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बाहर मॉड लगा था, आप जाके देखो। सेम कॉन्सेप्ट के अप्रोचिंग पार्ट सेम रखना है, कुछ नहीं चेंज करना, सेम टू सेम। तो मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ पढ़ा चुका हूँ, उसी से रिलेटेड काम करना है। तो मैंने क्या बताया था, fx इक्वल टू जी एक्स, fx इक्वल टू जी एक्स टाइप क्वेश्चंस में नंबर ऑफ रियल रूट्स फाइंड करने के लिए जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपको fx का अलग ग्राफ बनाना है, ठीक, gx का अलग ग्राफ बनाना है, और दोनों ग्राफ के एक्सिस बनाना है सेम एक्सिस पे। ठीक है, सेम एक्सिस पे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट का ग्राफ हमने बना दिया यहाँ पे, ये पूरा समथिंग। ठीक है, अब जो आपको ग्राफ बनाना है नेक्स्ट, वो बनाना है y = लैम्डा। लैम्डा बोले तो यहाँ पे कोई ना कोई रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव में भी, नेगेटिव में भी, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो लैम्डा तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर ग्राफ तो आपको पता है कि y = कांस्टेंट ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस फॉर्म होता है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज वैल्यू पूछ ले, यहाँ बताओ π/4 पे लोवेस्ट पॉइंट क्या आएगा, दिस, तो कहीं रख लो, चाहे sin x में चाहे cos x में। π/4 के देखो 1/√2 आ जाएगा, यानी ये जो क्वांटिटी है ये 1/√2 पे है। ठीक है, अब चलो ग्राफ बनाते हैं। तो पहला ग्राफ बन चुका है, चलो भाई बन गया। अब इसी एक्सिस पे y = लैम्डा बनाना है, तो 1 by 1 बना के देखते हैं। ये तो अगर हम लोग y = लैम्डा सिचुएशन कुछ इस अंदाज में रखें, ओके, y = लैम्डा फर्स्ट ग्राफ, तब बताओ ये ग्राफ y = लैम्डा का कितनी जगहों पे कट कर रहा है अपने इस पहले वाले ग्राफ को। तो देखो एक यहाँ पे कर रहा है कट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
इसके आगे ग्राफ ही नहीं जाना है क्योंकि 2 पाई के बीच में रहना है अपने को, ठीक। अच्छा, और बताओ पॉसिबिलिटी क्या क्या है। जैसे मान लो अगर यहाँ ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 4 रूट्स मिल रहे हैं। सेकेंड ग्राफ में अगर बात करें y = लैम्डा की तो, ठीक है। अच्छा, अगर ठीक इसके लोवेस्ट पॉइंट से पास कराए तो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे, इस जगह से, जस्ट इसी जगह से, तो आप देख सकते हो फिर से 3 रूट्स मिलने लगे, मिल रहे। उसके थोड़ा सा नीचे अगर आ गए थोड़ा सा, तो देख सकते हो ग्राफ के साथ इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो आपके 2 रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, 1 और 2, ठीक। तो डिफरेंट लैम्डा हम ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि डिफरेंट टाइप के रूट्स मिलते रहेंगे, तब तक ड्रॉ करते रहेंगे। अच्छा, तो इस लाइन से अगर और थोड़ा नीचे आएंगे तो भी 2 ही रूट्स मिलेगा, और नीचे आएंगे तब भी 2 ही रूट्स मिलेगा, और नीचे आएंगे तब भी 2 रूट्स मिलेगा। तो ये 2 रूट्स के बाद कब ऐसा होगा जब 2 रूट्स नहीं मिलेगा, तो वो एग्जैक्टली जब इसी लोवेस्ट पॉइंट से पास करा दिया जाए, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्राफ नंबर 5 y = लैम्डा का, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हम लोगों ने सिचुएशन वाइज देखा। तो चलो अब बात करते हैं आंसर लिखने की। क्वेश्चन क्या क्या आ गया था कि फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स दिस ऑन x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा। ओके, तो वी फर्स्ट राइट आंसर। पहला बताओ भाई, 3 रियल रूट्स कब मिल रहे हैं, देख के बताओ। 3 रूट्स कब मिल रहे हैं इफ लैम्डा की रेंज क्या है। तो देखो 3 रूट्स कब कब है, 1 2 3, 3 जगह कट किया, 3 रूट मिल गए। क्या 3 एक बार कहीं और मिला था, तो मुझे दिख रहा है कि एक यहाँ मिला है, एक यहाँ और एक यहाँ, 1 2 3, और किसी भी जगह पे एग्जैक्टली 3 रूट्स नहीं मिले। यानी कि 3 रूट्स कब आ रहे हैं लैम्डा की वैल्यू ऐसा क्या रखने पे, तो एक है y = 1 की लाइन, यानी जब लैम्डा की जगह पे 1 होगा तभी ये y = 1 की बनेगी, और ये लैम्डा की जगह पे जब 1/√2 होगा तभी ये लाइन, दिस लाइन जिस पे मैं फिंगर कर रहा हूँ थर्ड वाला, तो ये 1/√2 की लाइन बनेगा। इसका मतलब है लैम्डा की 2 वैल्यू पे बाई चांस कितने रूट्स आ रहे हैं, 3 रियल रूट्स। यानी कि लैम्डा जगह पे जब यहाँ 1 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 3 रूट्स मिलेगा, और 1/√2 रख के सॉल्व करेंगे तब भी 3 रूट्स मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आंसर देखते हैं क्या, बताओ 4 रूट्स कब मिल रहे हैं। सारी पॉसिबिलिटी उसमें खोजो, सब आंसर आ जाएगा। बताओ 4 रूट्स कब मिले, 4, तो मेरे हिसाब से 4 रूट्स 1 2 3 एंड 4। तो ये 1/√2 के ऊपर जब जब ड्रॉ करोगे तब तब आपको 4 रूट्स मिलते रहेंगे, और 1 के नीचे जब जब ड्रॉ करोगे तब मिलते रहेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 पे तो 3 रूट्स आ रहे हैं। तो 1 से जस्ट जैसे ही थोड़ा सा भी कम करोगे ये वैल्यू के 4 रियल रूट्स आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि लैम्डा लाई 1/√2 से कहाँ तक, 1 तक। दोनों पे ओपन क्यों लगाया, क्योंकि वो ओपन लगाएंगे तभी 1 से कम आएगा ना। अगर यहाँ क्लोज लगा देता तब तो 3 रूट्स भी आ जाते, लेकिन हमें जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 4 रियल रूट्स का, इसीलिए हम लोग 1 पे ओपन लगा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट केस, अब कितने रूट्स वाले एग्जाम्पल्स हैं, 2 रियल रूट्स वाले हैं, 2 रियल रूट्स। बताओ 2 रियल रूट्स कब आ रहे हैं, देख सकते हो ये कब तक 2 इस तरह से मिलते रहेंगे, जब तक -1/√2 के ऊपर रहोगे और 1/√2 के नीचे रहेंगे, तब तक आपके 2 रूट्स मिलते रहेंगे। तो इस तरह से यार बहुत सारे एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। ओके, तो ये एकदम एडवांस प्रॉब्लम है, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। 4th केस, बताओ एग्जैक्टली 1 रियल रूट्स कब आ रहा है, वन रियल रूट्स कब आ रहा है एग्जैक्टली, तो वो आ रहा है आपको जब लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्टली क्या है, -1/√2।
मतलब ये y गुण लैम्डा की लाइन जस्ट इसी से पास कराए होंगे तभी एक रूट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। क्या इसमें ऐसा भी कोई केस हो सकता है जिसमें कोई रियल रूट्स ना आया हो? बोलो। बिल्कुल। जैसे क्या? जैसे यार 1 के अगर ऊपर लाइन ड्रॉ करोगे, 1 के ऊपर कहीं भी ड्रॉ करोगे, जैसे मैं एग्जांपल ही दिखाता हूँ, मान लो ये ड्रॉ किया y गुण लैम्डा की लाइन मैंने 1 से ऊपर ड्रॉ किया है, तो क्या ये इस ग्राफ को कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ग्राफ तो यार 1 के ऊपर है ही नहीं, तो सॉल्यूशन तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि लैम्डा जो है 1 से ज़्यादा पे रूट्स नहीं आएगा। अच्छा, क्या और भी केस हो सकता है? बिल्कुल। जैसे -1/√2 के नीचे का ड्रॉ किया, मान लो यहाँ पे समथिंग, इसके जस्ट नीचे, इस लाइन के जस्ट नीचे, तो देख सकते हो ग्राफ तो है ही नहीं, कहीं भी ड्रॉ करोगे इस तरह से तो कोई रूट्स नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब? यूनियन एक केस और है, कौन सा? लैम्डा लेस देन -1/√2। तो इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा का मतलब है कि नंबर ऑफ रियल रूट्स तो आए हैं लेकिन लैम्डा के हिसाब से आए हैं। ठीक, तो इस तरह के एग्जाम्पल खासतौर पर एडवांस पूछे जाते हैं गाइस। तो मैंने एक एग्जाम्पल देके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे मैंने पूछ लिया है, तो ये अब मिटा देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए बोला था। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम लोग एक एग्जाम्पल और करते हैं मैक्सिमम ग्राफ से रिलेटेड। तो लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट इसका होगा। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा y इक्वल टू मॉड x। आई होप आज के डेट में आपको याद होगा लगभग सब कुछ। अब यार देखो, मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि इस तरह ग्राफ हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था, याद है? ओके, जैसे ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मॉड x का बनाएंगे, फिर x की जगह पे x -3 हुआ है, इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नंबर a लगेगा। ठीक है, इतने से आपको याद आ गया होगा। तो मैं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जैक्ट लोकेशन इसका क्या आएगा, तो मैं उसको एक लाइन में बना के आपको दिखा देता हूँ। तो ये ग्राफ बना आपका किसका? मॉड ऑफ x -3 का। ठीक है, मॉड ऑफ x -3 का। आगे बढ़ते हैं। मॉड x ग्राफ कैसे बनता है ये तो यार आपको याद ही होगा। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे शायद सोच रहे होंगे, मे भी शायद, कि क्या ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा क्या? कभी कुछ लोग पागल तरह इस तरह बना देते हैं, समथिंग ज़बरदस्ती कट करा देते हैं। तो यार ये कट नहीं करेगा। इसका रीज़न क्या है सुनो। जैसे यार जब इसको पॉजिटिव्स, दो केस मान लेते हैं, जब इसको पॉजिटिव से ओपन करेंगे, ठीक है, चलो इस तरह सोचते हैं, 3 के आगे अगर x की वैल्यू 3 से ज़्यादा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि मॉड ओपन होगा प्लस साइन से, तो y इक्वल टू x -3 हो जाएगा और x का कोएफिशिएंट 1 यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव मतलब इसका स्लोप कितना आएगा? 1 बनाया, 3 से ज़्यादा पे इसका स्लोप 1 आएगा। अच्छा, 3 से पहले जस्ट लाइक दिस क्या बन जाएगा भाई? 3 से पहले, तो जब x की वैल्यू 3 से कम है, पहले मतलब 3 से कम, तो ये निगेटिव होगा, तो मॉड माइनस ओपन होगा, तो माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x + 3 हो जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट -1 है, यानी कि इस वाले पार्ट का जो स्लोप है दिस स्लोप, ये हो जाएगा -1। ठीक है, स्लोप को मैं इस सर्किल में रख देता हूँ। तो ये स्लोप है -1 इस वाली लाइन का, और 3 से ज़्यादा वाले स्लोप की लाइन की इक्वेशन है स्लोप 1 लाइन। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले का। ये तो यार आपको पहले से याद है, बताओ। x 0 से ज़्यादा में पॉजिटिव से ओपन होगा तो y इक्वल टू x होगा, तो y इक्वल टू x बोले तो x का कोएफिशिएंट कितना है? 1, यानी स्लोप 1 हो जाएगा। और x नेगेटिव से ओपन करेंगे तो ये -x होगा, यानी कि इसका स्लोप हो जाएगा -1। तो देख सकते हो इसका भी स्लोप 1 है, इसका भी स्लोप 1 है। तो याद करो, स्ट्रेट लाइन पढ़ा गया होगा कि जब दो लाइन के स्लोप सेम होते हैं तो लाइन पैरेलल होती हैं, यानी कि वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये आगे कभी भी कैंसिल मतलब कट नहीं करेगा। ठीक है, और इसी तरह से इसके पीछे भी कभी भी कट नहीं करेगा। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, ये ब्लू एंड ब्लैक इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये? तो इसके लिए हम क्या करें? मैं पूछूँ कि यहाँ की वैल्यू क्या होगा, कौन सा x पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपको y इक्वल टू मॉड x एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ x -3 को सॉल्व करना होगा।
तो कैसे होगा सॉल्व? तो बेसिक बात है, मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड x, y की वैल्यू ये वैल्यू फर्स्ट वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक। तो यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस x हो जाएगा, प्लस साइन लेंगे गाइस तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, सब फालतू है क्योंकि माइनस 3 1 के इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन अगर माइनस साइन लें तो आई होप कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो देख सकते हो x की वैल्यू यहाँ से 3/2 आ रहा है, यानी ये जो इंटरसेक्शन होगा 3/2। तो देखो यार, ये तो मेथड भी बोल रहा है कि एक ही रूट्स आएगा पिक्चर वाइज, और हम लोग यहाँ पे मैथमेटिकल भी डिसाइड कर रहे हैं कि एक ही आएगा। तो देख सकते हो ग्राफ बनाने का फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों ग्राफ हमने एक ही एक्सिस बनाया तो सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट हुआ है, इसका मतलब एक रूट्स आना चाहिए। तो एक ही रूट्स आ भी रहा है ग्राफ से भी और मैथमेटिकल भी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन चुका है सिर्फ और सिर्फ सेपरेटेड मॉड x एंड सेपरेटेड मॉड ऑफ x माइनस 3 ऑन द सेम एक्सिस। अब बात करते हैं कि यार मैक्सिमम के वर्ड का ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो इसका ग्राफ एक लाइन का है, क्योंकि यार स्पेस कम है तो मैं इसी में थोड़ा सा काम चला लूँगा। देखो इस y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड, देखो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड सबसे ऊपर कौन है? ब्लैक है, चलो ब्लैक बना दिया। अच्छा, क्या ब्लैक हमेशा ऊपर है इस इंटरसेक्शन के पहले? लाइक दिस। नहीं समझ पा रहे हो तो अब इस तरह समझो, y एक्सिस के लेफ्ट ये बड़ा था और 0 से 3/2 के बीच में अभी भी ब्लैक ही बड़ा है, ठीक। यहाँ पे रुक जा, दिस इज 3/2। ओके आगे बढ़ते हैं। 3/2 के ऊपर कौन बड़ा हो गया? ये आपका ब्लू जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से दो आंसर हमारे क्वेश्चंस के फाइनली बन चुके, ठीक है। ओके, तो ये ग्राफ आपको जो इस समय दिख रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है, मॉड ऑफ x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ का मीनिंग पूरा समझा। अब बात करें जो कि मैं बार बार लिख रहा हूँ कि मैं पूछूं कि यार मैक्स ऑफ मॉड x कामा मॉड ऑफ x माइनस 3 का रिजल्ट्स 3/2 से अगर लेस है तब कौन सा इनमें से बड़ा होगा 3/2 से पहले? तो अब देखो 3/2 से पहले ये ग्राफ किसका था? दिस, ये ब्लैक वाला ग्राफ किसका था? मॉड ऑफ x माइनस 3 का। और अगर 3/2 से ज़्यादा है तो ग्राफ ब्लू वाला है, और ब्लू वाला पोर्शन किसका था? मॉड x का था, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से इसके मीनिंग को भी यूज़ करें। फिलहाल हम तो ग्राफ सीख रहे हैं, तो ग्राफ तो बन ही चुका है, बट मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे भी लिख रहा हूँ जो आपको आगे काम आएगा। अभी तो फिलहाल नहीं समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्यों लिखा जा रहा है बार बार, तो ये आपको नेक्स्ट जब टॉपिक स्टार्ट होगा डेफिनेट एरिया टाइप से, तो वहाँ पे आपको इन सब के यूजफुल मीनिंग समझ में आएंगे, ठीक है। जिसमें ग्राफ बनाने के साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना कि इसकी वैल्यू कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम लोग इस एग्जाम्पल से एक सिर्फ लास्ट एग्जाम्पल इस पूरे कॉन्सेप्ट का दे रहा हूँ, जिसमें हमने 3 फंक्शंस को इन्वॉल्व किया है मैक्सिमम के ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक। क्योंकि इसके पहले जितने भी हम एग्जाम्पल बार करा रहे थे वहाँ सिर्फ एट ए टाइम 2 फंक्शंस थे, और मैंने जब थ्योरी पढ़ाया था तो मैंने ये बात बताया था आपको कि 2 फंक्शंस के लिए भले ही पढ़ा रहे, लेकिन जो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट है वो 3 फंक्शंस के लिए भी सेम बात है, 4 फंक्शंस के लिए भी, कितना भी टाइप के फंक्शंस हो सबके लिए सेम है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सिर्फ 2 टाइप के फंक्शन इन्वॉल्व कोई क्वेश्चन आज तक आए हुए, 2 फंक्शन एंड मैक्सिमम ज़्यादा 3 टाइप के फंक्शन, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और जब पूरी कैलकुलस पढ़ लोगे आप तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मैं बीच बीच में कराता रहूँगा जब जब टॉपिक आता रहेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ इस सिचुएशंस में, तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ बनाना है मॉड x का, आपको ग्राफ बनाना है मॉड ऑफ x माइनस 1 का, आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5 का, ठीक। ओके आइए बनाते हैं। तो देखो यार, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा के बार बार बना रहे हो तो ये तो यार बहुत समय लॉस वाला केसेस हो जाएगा। आपको एक ही बार में बनाना है, उसके बाद हमने रटा भी दिया था आपको कुछ तरीके से। तो देखो यार, मॉड ऑफ x माइनस 1 वाला ग्राफ तो ऐसे बनेगा, ठीक है, 1, 0। ये मैंने ग्राफ बनाया है मॉड ऑफ x माइनस 1 का।
मॉड ऑफ x प्लस 5 ग्राफ कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन क्या है सुनो, ये ग्राफ किसका बना है, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x को 0 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आएगा मॉड ऑफ -1, -1 का मॉड क्या होता है +1, तो इसलिए यहाँ से जाएगा। लेकिन जब बात करेंगे इसके इस पॉइंट का, जब x को 0 रखेंगे तो y को जो मॉड 5 आएगा, 5 का मॉड 5 होता है। सो आई होप ये ग्राफ इसके ऊपर से जाएगा समथिंग, मतलब इतना कम डिस्टेंस भी नहीं होगा। थोड़ा सा ग्राफ में अगर चाहते हो कि एग्जैक्ट लुक आए ग्राफ का, तो मैं चाहूँगा कुछ इस अंदाज में बना लो, सही रहेगा। अगर चाहते हो कि अच्छा लुक आए समझने के हिसाब से तो ठीक, तो ग्राफ लुक वाइज आपको यहाँ फील आएगा, दिस इज 0,1 एंड दिस इज 0,5 और ये होता है -5 का मल्टीप्ल। प्लीज़ यार अगर आप एक बार में नहीं बना पा रहे हो तो आपको यहाँ पे वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर y एक्सिस को लेफ्ट राइट शिफ्ट करने वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था, ट्रांसफॉर्मेशन नंबर A एंड B, वहाँ पे जाकर पहले एग्जांपल देखो कि मॉड के ग्राफ कैसे बनाते थे। वही सारे ग्राफ हम लोग यहाँ पे एक साथ सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बन चुका है किसका, तो ये वाला पार्ट है आपका मॉड ऑफ x प्लस 5 का दिस, और ये वाला पार्ट है मॉड ऑफ x माइनस 1 का। अब बात करते हैं मॉड x का, ये तो यार आपको याद ही है। ध्यान है ऐसा ग्राफ बनाना है कि लुक वाइज ये आपस में इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेंगे, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो काफ़ी इसमें चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कुछ हम अलग डिजाइनिंग बनाकर आपको समझाएंगे। जैसे ये जो डॉट डॉट कर रहा हूँ, एक अलग डिजाइनिंग दे रहा हूँ, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है दिस यार है स्ट्रेट लाइन, उसको बस मैं एक अलग डिज़ाइन देके बताना चाह रहा हूँ। ये जो ग्राफ आपने बनाया है ये है मॉड ऑफ x प्लस 5 का, जो ये वाला ब्लैक है ये है मॉड ऑफ x माइनस 1 का, और ब्लू वाला ग्राफ है मॉड x का, ठीक। चलो बात करते हैं फाइनल ग्राफ की। तो देखो यहाँ तो यार कई सारे इंटरसेक्शन है, तो आप बताओ इस तीनों पार्ट्स में सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ है तीनों केसेस में, सबसे ऊपर क्या है, तो यार वो यही हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि ब्लू वाला इसके नीचे है, ये वाला इसके नीचे है, तो सबसे ऊपर कौन सा है, सिर्फ ये वाला ब्लैक है, तो ब्लैक ग्राफ ऐसे बना लो आप, ठीक, बन गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन बड़ा है, इसके बाद देख सकते हो ब्लू वाला इसके भी नीचे है और ये वाला ब्लैक इसके भी नीचे है। तो अगर मैं बात करूँ इन दोनों के रिस्पेक्ट में, तो सबसे ऊपर क्या है, ये वाला समथिंग। तो ये जो ग्राफ है ये आपका कौन सा वाला था, दिस मॉड ऑफ x प्लस 5, यानी कि इस क्वेश्चंस में मॉड x हमेशा बीच में फंसा है, नहीं छोटा हो पाया नहीं बड़ा हो पाया, ठीक है। तो इस पार्ट का कोई खास यूज़ नहीं था, फिर भी हम लोगों ने तीनों ग्राफ तो क्वेश्चंस में दिया है ना, तो उसके हिसाब से हमने बना दिया। और अब बताओ इस इंटरसेक्शन के पहले सिर्फ और सिर्फ कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू दिस पार्ट। तो ये ग्राफ इसका है, ये वाला जो ब्लैक पे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, तो ये है आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 का, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हमने मॉड x माइनस 1 का बनाया और मॉड ऑफ x प्लस 5 का बनाया। इसका मतलब है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कोऑर्डिनेट बता दो बस क्या आएगा, तो इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या है कि ये देखो कि ये जो इंटरसेक्शन है वो किससे किसके साथ हुआ है, तो मॉड x माइनस 1 के साथ है और मॉड ऑफ x प्लस 5 के साथ है। तो ये चीज़ें यार हमें एग्जाम में काम आएंगे, जो मैं अब आपके साथ बोलने जा रहा हूँ। तो यार सिर्फ और सिर्फ आप इन दोनों को सॉल्व करो, क्योंकि जब ग्राफ हम बात करें मैक्सिमम की, तो ये ग्राफ हमारा बन चुका है इस समय मॉड x मॉड ऑफ x माइनस 1 मॉड ऑफ x प्लस 5। आप किसी कॉर्नर में लिख लेना। तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है वी शेप में, ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट मिलाकर बना है, ठीक है। तो मैं बात करूँ इस जगह के कोऑर्डिनेट्स की, सिंपल पॉइंट्स है कि y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 5
इनको एक दूसरे के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करने का क्या तरीका है, y की जगह पर रिप्लेस कर दो मॉड ऑफ x माइनस 1 से, ठीक। तो अभी एक रूल पढ़ा गया था यार, मॉड x इक्वल टू मॉड a। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आप बना लियो ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। कुछ पुरानी बातें मुझे याद दिलाना पड़ेगा, मॉडुलस में पढ़ाया था, तो बस मैं याद दिलाता हूँ। मॉड x इक्वल टू मॉड वाई, सो x इक्वल टू प्लस माइनस वाई, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको मॉडुलस चैप्टर में पढ़ाया था, सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस 5, ठीक, प्लस साइन लेंगे तो यहाँ से x प्लस 5 आ जाएगा, x फिनिश माइनस 1 इक्वल टू 5, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ग्राफ में कितने इंटरसेक्शन मिल रहे हैं अब जो फाइनल ग्राफ है, तो वहाँ से तो यार सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन मिल रहा है ना, तो जितने इंटरसेक्शन मिलते हैं उतने ही रूट्स आते हैं। तो देख सकते हो मैथमेटिकली भी बता रहा है कि सिर्फ एक रूट्स आएंगे, और जियोमेट्रिकल भी हम देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ एक रूट्स है। तो वो किस एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, -2 पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस ग्राफ को फिनिश किया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइप के ग्राफ, वो क्या है उसके पहले हम बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम बात करेंगे।